नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली के शादरा में बड़ा हादसा, विवेक विहार में 4 मंजिला इमारत में एसी फटा। पार्षद पंकज लूथरा ने कहा, हादसे में 9 लोगों की हुई मौत, 15 लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। मामले में जांच जारी। पश्चिम बंगाल में ईवीएम से छेड़छाड़ और बूथ कैप्चरिंग की मिली शिकायतों के बाद फलता विधानसभा सीट पर मतदान रद्द। सभी मतदान केंद्रों पर 21 मई को पुनर्मतदान, 24 मई को होगी मतगणना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की 3 दिवसीय विदेश यात्रा, पहले पड़ाव में पहुंचे जमैका। कहा, व्यापारिक समुदाय और भारतीय प्रवासियों से मिलने को उत्सुक। ईरान के 14 बिंदु प्रस्ताव की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे समीक्षा। ईरान ने लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्ति, प्रतिबंध हटाने, सुरक्षा गारंटी की रखी मांग। और वर्ल्ड एथलेटिक्स रिले में भारतीय पुरुष टीम का शानदार प्रदर्शन। पुरुष 400 मीटर टीम का सीजन बेस्ट प्रदर्शन, भारत चौथे स्थान पर फाइनल से चूका। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, दिल्ली के शाहदरा के विवेक विहार इलाके में आज सुबह एसी में धमाके की वजह से एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई। इलाके के पार्षद पंकज लूथरा ने हादसे में 9 लोगों की मौत की पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार 4 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। फायर कंट्रोल रूम को सुबह आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। इस दौरान आपको बता दें, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर किसी तरह काबू पाया गया। पुलिस के अनुसार आग इमारत के ऊपरी हिस्से में लगी। बताया जा रहा है कि एसी में धमाका होने की वजह से ये आग फैली। सेकंड फ्लोर पे एक बैक साइड पे 5 बॉडी करी हैं, जो कि बिल्कुल पहचानने में भी नहीं आ रही कि लेडीज है या जेंट्स है। और एक और बैक साइड पे एक बॉडी और करी है, और टॉप पे 3 बॉडी हैं, और वो चलते हुए ऊपर भागने की कोशिश की थी उन्होंने, और ताला बंद था ताकि वो नहीं पाए। ऊपर ही सीढ़ियों में ही वो उनकी डेथ होगी और पहचान नहीं हो पा रही है बिल्कुल भी। टोटल 9 बॉडी कंफर्म हो चुकी हैं, बाकी अभी चेक कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में रविवार तड़के आवासीय इमारत में भीषण आग लगने से जहां 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दमकल विभाग और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में आप बता दें, 30% तक झुलसे एक व्यक्ति को इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टोटल 9 कैजुअलिटीज हमें यहाँ पे 15 लोगों को यहाँ से बचाया गया था, और उसमें से एक केवल जो है उनको 30% बर्न इंजरीज हुई हैं, और वो अभी जीटीबी में लास्ट जानकारी के अनुसार जीटीबी हॉस्पिटल में एडमिट। बॉडीज़ को थोड़ा सा पहचान पाना थोड़ा मुश्किल है, तो बच्चे, लेडीज, जेंट्स सारे ही थे। नहीं, आग के कारणों का अभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ये जांच का विषय है, पुलिस इसकी जांच करेगी। दिल्ली के विवेक विहार अग्निकांड मामले में 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस दर्दनाक हादसे पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने संवेदना व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि विवेक विहार में हुए भीषण अग्निकांड से मैं अत्यंत व्यथित हूँ। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस त्रासदी में अपने प्रियजनों को खोया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि घायलों को आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जाए और प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता दी जाए। दिल्ली अग्निशमन सेवा के कर्मी और आपातकालीन दल स्थिति को संभालने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और शोक संतप्त परिवारों को इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। और आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां विधानसभा चुनाव में फलता सीट विवाद को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला सामने आया है। चुनाव आयोग ने फलता सीट के सभी मतदान केंद्रों पर हुए चुनाव को रद्द कर दिया है। आयोग के अनुसार मतदान के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़, बटन पर काला टेप लगाने, बूथ कैप्चरिंग और मतदाताओं को डराने जैसी गंभीर शिकायतें मिली थीं। जांच के बाद आयोग ने पाया कि मतदान प्रक्रिया प्रभावित हुई है। इसके बाद सभी 285 बूथों पर 21 मई को पुनर्मतदान कराया जाएगा, जबकि वोटों की गिनती 24 मई को होगी। अब इस फैसले के बाद फलता सीट पर सियासी हलचल तेज हो गई है और सबकी नजरें रीपोल पर टिकी हैं।
तो खासतौर से पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव के लिए हम देखेंगे कल जहां मतगणना होगी, 2 चरणों में हुए मतदान के बाद राज्य की फलता विधानसभा सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। चुनाव आयोग ने पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि मतगणना सुचारू और सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके। आपको बता दें, राज्य में कुल 77 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय व्यवस्था है, जिसमें सीसीटीवी निगरानी, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी और पुलिस केंद्रीय बलों की संयुक्त ड्यूटी लगाई गई है। चुनाव आयोग ने मतगणना केंद्रों के आसपास निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती रहेगी। साथ ही किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती की गई है। इस चुनाव में रिकॉर्ड 92.93% मतदान दर्ज किया गया है, जो कि राज्य के इतिहास में सबसे अधिक है। इस बार चुनाव में टीएमसी और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता विधानसभा चुनाव 2026 के लिए आपको बता दें, मतगणना से पहले नेताजी इंडोर स्टेडियम स्थित स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा तैनात की गई है। मतगणना 4 मई 2026 को होनी है, लेकिन उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरीके से हम देख सकते हैं किस तरीके से सुदृढ़ रूप से नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के मणिकतला विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तापस रॉय ने चुनावी माहौल के बीच टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तापस रॉय ने फाल्टा में हुई घटनाओं को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तापस रॉय ने कहा कि फाल्टा में जो हुआ ऐसा होता है तभी तो डायमंड हार्बर में 7,11,000 वोटों से अभिषेक बनर्जी जीतते हैं। फाल्टो में जो हुआ वह नहीं होना चाहिए। फिलहाल पश्चिम बंगाल में चुनावी सियासत अपने चरम पर है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। फलताज में जैसा हुआ ऐसा ही होता है, इसीलिए ही तो डायमंड हार्बर में 7,11,000 वोटों से जीतते हैं अभिषेक। और आज भी हुआ फलता में, जो होना नहीं चाहिए। वोट देने नहीं दिया। हिंदू गांव से निकल के हमारे माँ बहन लोग प्रतिवाद कर रहे थे। वहीं तमिलनाडु में भी कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, जिसके लिए 62 आपको बता दें काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। मतगणना प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कुल 10,545 कर्मियों के साथ 4,624 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। हर विधानसभा क्षेत्र पर एक यानी कुल 234 काउंटिंग ऑब्जर्वर पूरी प्रक्रिया की कड़ी निगरानी करेंगे ताकि चुनाव आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो सके। सुरक्षा के लिहाज से हर कर्मचारी को QR कोड आधारित फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है, जिससे किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना को रोका जा सके। मतगणना केंद्रों के चारों ओर 100 मीटर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है, जहां केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस की तैनाती की गई है। स्थानीय पुलिस और राज्य सशस्त्र पुलिस के अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए CAPF की 65 कंपनियों को मतगणना केंद्रों पर तैनात किया गया है। वहीं EVM में दर्ज वोटों की गिनती के लिए 234 मतगणना कक्षों की व्यवस्था की गई है। डाक मतपत्रों, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्रों की गिनती के लिए उस स्थान पर अतिरिक्त 240 कक्ष भी निर्धारित किए गए हैं। साथ ही मतगणना का कार्य रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की सहायता से किया जाएगा। तो आपको बता दें, जैसा हमने पहले बताया, मतगणना कार्य के लिए कुल 10,545 मतगणना कर्मियों को तैनात किया गया है, जिन्हें मतगणना प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षकों का सहयोग प्राप्त होगा। तो लगातार जो मतगणना की अपडेट है वो आप तक हम यहाँ पहुँचाएंगे भी, क्या कुछ खास चल रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको बता दें, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2 से 10 मई 2026 तक जमैका, सूरीनाम और ट्रिनिदाद और टोबैगो के आधिकारिक दौरे पर हैं। इस दौरान वे तीनों देशों के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इन देशों में बसे गिरमिटिया समुदाय के कारण भारत के साथ इनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध विशेष महत्व रखते हैं। आपको बता दें, विदेश मंत्री जयशंकर किंगस्टन पहुंचकर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि यहाँ पहुंचकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। विदेश मंत्री कामनी स्मिथ द्वारा किए गए स्वागत से अभिभूत हूँ। वहीं अगले 2 दिनों में जमैका के नेतृत्व, व्यापार समुदाय और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूँ। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।
MDH का जलजीरा जीरा से प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा से MDH का जलजीरा जीरा से असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज प्रयागराज के दौरे पर हैं। ये उनका 2 दिवसीय दौरा है, जहां वे नॉटेक सिंपोजियम 2026 के तहत आयोजित रक्षा त्रिवेणी संगम प्रदर्शनी में भाग लेंगे। वहीं शाम को अरैल में भारतीय सेना की ओर से आयोजित कल्चरल इवेंट में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। साथ ही आप बता दें, 4 मई को वो न्यू कैंट क्षेत्र में प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। ये आयोजन 4 से 6 मई तक चलेगा। इसमें सेना के वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी अधिकारी, रक्षा विशेषज्ञ और उद्योग जगत से जुड़े लोग मौजूद रहेंगे। सिंपोजियम में सेना में इस्तेमाल होने वाली नई तकनीकों और आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन किया जाएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए रन फॉर सन कैंपेन का आयोजन किया गया। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मैराथन दौड़ भी लगाई गई। इस पहल का उद्देश्य लोगों को रूफटॉप सोलर अपनाने के लिए प्रेरित करना और स्वच्छ ऊर्जा के महत्व को जन जन तक पहुंचाना है। आपको बता दें, 2026 में पीएम सूर्यघर योजना अभियान के तहत इसकी शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य देश के 1 करोड़ घरों तक सोलर पहुंचाना है। राजस्थान के जोधपुर शहर के क्षितिज पर लगभग 125 मीटर ऊंची सीधी पहाड़ी की अगर बात की जाए, इसमें क्या कुछ खास रहा। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जो सचिव हैं, उन्होंने हमारे संवाददाता से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। आज इस रन फॉर सन का आयोजन किया गया है, इसके पीछे की पूरी रूपरेखा क्या है और इस प्रोग्राम के तहत आप क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंदर 30 लाख इंस्टॉलेशंस हो चुके हैं और 38 लाख हाउस होल्ड्स कवर हो चुके हैं, तो उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और आज इंटरनेशनल सन डे भी है, तो उसका भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और आगे जाकर पीएम सूर्यघर में किस तरह से हम लोग 1 करोड़ हाउस होल्ड को कवर कर पाएँ, उसके लिए जो अवेयरनेस चाहिए, जो आउटरीच चाहिए, उसके बारे में आज के मैराथन था। तो उसी की वजह से आज रन फॉर द सन किया गया। ये 2024 में जहाँ तक मुझे जानकारी है, इसका आयोजन पहली बार किया गया था, उसके बाद लगातार इस तरीके का आयोजन हो रहा है। और हम साथ ही अगर देखें कि ग्रामीण अंचलों में जिस तरीके से सोलर रूफटॉप की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी रफ्तार में वो बढ़ा है। अब इसका भविष्य कैसे देख रहे हैं? भविष्य उसका बहुत उज्जवल है, क्योंकि जो एक बार आप अगर इंस्टॉल कर लिए तो 25 साल तक आपको बिजली मिलते रहेगा। तो हम लोग देख रहे हैं, नॉट ओनली रूरल एरियाज, इवन अर्बन एरियाज़ में भी इसका अडॉप्शन बहुत स्ट्रांग है। और आगे जाके हम लोग 1 करोड़ से भी बहुत ज़्यादा हाउस होल्ड इसको बेनिफिट मिलेगा, ये हमारे आशा है। आगे कोई आप संदेश देना चाहें, लोगों से कोई अपील करना चाहें कि इस तरीके के वैकल्पिक जो ऊर्जा के माध्यम है उस पर स्विच होने के लिए? वैकल्पिक ऊर्जा के लिए जो प्रयास है वो तो सतत जारी है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, आगे के दिन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा होने वाला है। तो साफ तौर पर आप संतोष कुमार सारंगी सर को सुन रहे हैं, जिनका साफ तौर पर कह रहे हैं कि रन फॉर सन एक ऐसा आयोजन है जो आपको फिट तो रखता ही है, लेकिन साथ ही आपको जागरूक करता है कि आप सोलर की तरफ कदम बढ़ाएं, क्योंकि सोलर आने वाले दिनों में भारत का भविष्य है। और यही वजह है कि सरकार भी इस बाबत सतत प्रयास कर रही है। दिल्ली से कैमरा पर्सन सुनील राणा के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज़। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरीके से सरकार प्रोत्साहन दे रही है, एक महत्वपूर्ण योजना जिसके तहत हम देख सकते हैं किस तरीके से अब जो लोग हैं इससे लाभ ले रहे हैं। और उसके ज़रिए अभी भी अगर देखा जाए, लगातार तमाम जो लोग हैं उनको भी और ज़्यादा प्रोत्साहन वो दे रहे हैं, बढ़ावा देने की इसकी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब आइए बात कर लेते हैं राजस्थान के जोधपुर शहर की, जो हम आपको बता रहे थे कि कैसे लगभग 125 मीटर ऊँची सीधी पहाड़ी पर स्थित मेहरानगढ़ किला भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय और अभेद किलों में से एक है।
इसकी मजबूती, संरक्षण और भव्यता के लिए इसकी तारीफ पूरी दुनिया में की जाती है। इस किले का जायजा लिया हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। राजस्थान की नीली नगरी जोधपुर की शान मेहरानगढ़ किला। 410 फीट ऊंची चट्टान पर खड़ा ये किला भारत के सबसे विशाल और भव्य दुर्गों में से एक है। (1459) में राव जोधा द्वारा निर्मित इसकी अजय दीवारें आज भी इतिहास की गवाह है। ये जो पूरा इलाका आप देख पा रहे हैं, ये जो बाउंड्री कह सकते हैं एक तरह से इस पूरी फोर्ट की, मेहरानगढ़ फोर्ट की, तो ये 1200 एकड़ में ये पूरा फोर्ट फैला है। आगे आप देखें तो आपको लगेगा कि घर जो है वो नीले रंग में बने, इंडिगो कलर जो है बहुत फेमस है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फेमस गुंबद है। करीब करीब 1459 में ये जो फोर्ट है वो बन के तैयार हुआ था। ये शायद धरोहर है पूरे राजस्थान की, कि इस जगह की जो ये बनावट है, ये जो फोर्ट है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि शायद ही दुनिया में, देश में इस तरीके का फोर्ट है जो इतना सुंदर भी है, इतना विशाल है और उसी के साथ साथ लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो देखिए, हम आपको इसके बारे में और भी बताते रहेंगे। 7 द्वार है, उसमें से एक ये वाला द्वार है। हम इस द्वार से अंदर जा रहे हैं। और क्या क्या है, एक मंदिर है, एक म्यूजियम है, सब आपको बताते हैं। आइए। किले के जय पोल और लोहा पोल जैसे 7 द्वार अपनी वीरता की कहानी खुद सुनाते हैं। यहाँ के महल जैसे शीश महल, मोती महल और फूल महल पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी और कांच के अद्भुत काम के लिए दुनिया भर में मशहूर है। किले के म्यूजियम में रखी शाही पालकी और अस्त्र शस्त्र राजपूताना वैभव की याद दिलाते हैं। यहाँ से दिखने वाले जोधपुर का ब्लू सिटी नजारा वाकई मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। मेहरानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं, राजस्थान की धड़कन भी है। राव जोधा जी ने 1459 में जब ये बनाया, तब उनको पता नहीं होगा कि शायद ये सिर्फ राजस्थान में, पूरे देश में नहीं, शायद विश्व के ऐसे कुछ किलों में, फोर्ट्स में शामिल हो जाएगा ये मेहरानगढ़ का फोर्ट, जो सच में अद्वितीय है, शानदार है, बेहतरीन है। तो अगर आप इधर आए तो मेहरानगढ़ फोर्ट ज़रूर देखिए, जानिए हमारे कल्चर के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में। अभी हम लेते हैं इजाज़त आपसे। कैंप पर्सन संजय जैना के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, जोधपुर। और फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी, 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डी न्यूज़ पर। आइए रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। आपको बता दें, मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच ईरान अब हॉर्मुज़ जलडमरू बंधे को लेकर नया कानून लाने की तैयारी में है। ईरानी संसद के उपाध्यक्ष हामिद रेजा हाजी बाबाई ने संकेत दिया है कि प्रस्तावित कानून के तहत इसराइल से जुड़े जहाज़ों के इस अहम समुद्री मार्ग से गुजरने पर रोक लगाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव में दुश्मन देशों के जो जहाज़ हैं उनके लिए कड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। ऐसे जहाज़ों को जलडमरू बंधे से गुजरने के लिए युद्ध से जुड़े नुकसान की भरपाई करनी पड़ सकती है। इसके साथ ही अन्य देशों के जहाज़ों को भी ईरान से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया जा सकता है। हाजी बाबाई के अनुसार युद्ध के बाद क्षेत्रीय हालात बदल चुके हैं और अब हॉर्मुज़ में जहाज़ों की आवाजाही पहले जैसी नहीं रहेगी। उनका कहना है कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह स्वीकार्य होगा। वहीं आपको बता दें, इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रतिक्रिया आई है, उनका कहना है कि इसकी हम समीक्षा करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये स्वीकार्य होगा। तो लगातार उसी वजह से अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं अब भी स्थिति जो है वो बेहतर नज़र नहीं आ रही। भले ही सीज़फायर की बात कही गई हो, लेकिन यहाँ पर ईरान की तरफ से कहा गया है कि वो पूरा समाधान चाहता है। खासतौर से ईरान ने अमेरिका के सीज़फायर प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से खारिज भी किया है। इसके बजाय ईरान ने युद्ध के स्थायी समाधान पर जोर दिया है और 14 पॉइंट का एक विस्तृत प्लान अमेरिका को सौंपा है। ईरानी पक्ष का कहना है कि वह अस्थायी सीज़फायर नहीं बल्कि युद्ध का पूर्ण और स्थायी अंत चाहता है। ईरान ने कहा कि बार बार युद्ध रोकने और फिर शुरू करने से कोई स्थायी हल नहीं निकलेगा। ऐसे में बातचीत का मुख्य फोकस युद्ध को पूरी तरह खत्म करने पर होना चाहिए। ईरान ने अमेरिका के 2 महीने के सीज़फायर प्रस्ताव को ठुकराते हुए 30 दिनों के अंदर सभी मुद्दों के समाधान की बात कही है। वहीं ईरान के नए प्रस्ताव पर अमेरिकी राष्ट्रपति की जो प्रतिक्रिया है वो भी सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए प्रस्ताव पर कहा है कि हम नए ईरानी प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये बात साफ कही है कि उन्हें नहीं लगता कि यह स्वीकार्य होगा। ट्रंप ने आगे कहा, उन्हें मानवता और दुनिया के साथ जो किया उसकी अब तक पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई है। वहीं इजराइल के तेल अवीव शहर में शनिवार की अगर बात की जाए तो देर रात सैकड़ों लोगों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की नीतियों और लगातार चल रहे सैन्य संघर्षों के विस्तार पर नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने कहा कि देश लगातार युद्ध, बमबारी और विनाश की स्थिति में फंसा हुआ है और युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी की जा रही है। ये विरोध ऐसे समय में हुआ है जब ईरान के साथ संघर्ष विराम को लेकर तनाव बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई भी जारी है। हालांकि अमेरिका की मध्यस्थता से 16 अप्रैल को लागू हुआ एक अलग संघर्ष विराम अब मध्य मई तक बढ़ा दिया गया है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और लगातार जारी संघर्ष के बीच क्षेत्रीय स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। तो लगातार जो स्थिति है उन सब हम आपको अवगत करा रहे हैं। वहीं अब आइए बात कर लेते हैं आपके फायदे और बचत को लेकर। दरअसल अब अगर हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर 100% ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई को मंजूरी देने वाले नियम को वित्त मंत्रालय ने अधिसूचित कर दिया है। अधिसूचना के अनुसार विदेशी मुद्रा प्रबंधन फेमा नियम 2026 के अनुसार ऑटोमेटिक रूट से बीमा कंपनियों और उससे जुड़े मध्यस्थों, जिसमें ब्रोकर भी शामिल हैं, में अब 100% विदेशी निवेश की अनुमति होगी। हालांकि एलआईसी के लिए ये सीमा 20% निर्धारित की गई है। संसद ने दिसंबर 2025 में सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 पारित किया था, जिसके जरिए बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को स्वचालित मार्ग के तहत पहले के 74% से बढ़ाकर 100% करने की मंजूरी दी गई। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक कानून बन गया। तो हमने आपको बताया किस तरीके से वित्त मंत्रालय ने खासतौर से जब हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 100% एफडीआई यानी विदेशी निवेश की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए एक तरीके से अधिसूचना जारी कर दी जिसका सीधा लाभ मिलेगा। और आइए बात करते हैं किस तरीके से आर्थिक और डिजिटल मोर्चे पर भारत के लिए एक अच्छी खबर है। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में डिजिटल प्रशासनिक सुधारों से सूक्ष्म, लघु और मझोले यानी एमएसएमई की उत्पादकता में सुधार हुआ है। जिन राज्यों ने इन सुधारों को तेजी से अपनाया है वहाँ छोटे उद्योगों को अधिक लाभ मिला है। डिजिटलीकरण से कंपनियों की उत्पादकता बढ़ी है और आपसी अंतर भी कम हुआ है। वहीं एमएसएमई क्षेत्र देश के विनिर्माण में 35%, रोजगार में 11 करोड़ और निर्यात में 45% योगदान देता है। सरकारी प्रक्रियाओं के डिजिटल होने से छोटे उद्यमों की लागत और देरी में कमी आई है। रिपोर्ट के अनुसार ये सुधार व्यापक स्तर पर कारोबारी माहौल बेहतर बनाने की पहल का हिस्सा थे। वर्ष 2014 में राज्यों ने 98 बिंदुओं की कार्य योजना पर सहमति जताई थी, जिसका उद्देश्य नियमों को सरल बनाना और डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना था।
IMF ने कहा है कि डिजिटलीकरण से प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल होती हैं, पारदर्शिता बढ़ती है और देरी कम होती है। इससे छोटे व्यवसायों का अनुपालन खर्च घटता है और सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित होते हैं। आपको बता दें, वर्ल्ड एथलेटिक्स रिले में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। धर्मवीर चौधरी, रमेश विशाल ठीके और मनु टीएस की चौकड़ी ने गैबरॉन के नेशनल स्टेडियम में 400 मीटर रिले में 3 मिनट 32 सेकंड का समय निकालते हुए चौथा स्थान हासिल किया। हालांकि शीर्ष 2 टीमें ही सीधे फाइनल में पहुंची और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 के लिए क्वालिफाई किया। भारतीय टीम को आज दूसरे क्वालिफिकेशन राउंड में एक और मौका मिलेगा। पहले दिन भारत कुल मिलाकर 12वें स्थान पर रहा। महिला 100 मीटर टीम में तमन्ना, नित्या गांधी, सुदेशना एस और स्नेहा SS ने 5वां स्थान हासिल किया। भारतीय महिला टीम कुल मिलाकर 13वें स्थान पर रही है। वहीं पुरुष 100 मीटर रिले टीम की अगर बात की जाए तो इसमें हर्ष राउत, रघुल कुमार, अनिमेश कुंजर और गुरविंदर सिंह ने भी 39.07 सेकंड का सीजन बेस्ट प्रदर्शन दर्ज किया। वहीं मिक्स्ड 400 मीटर रिले में तीर्थेश पी शेट्टी, अंसा बाबू, अमोल जैकब और रशदीप कौर की टीम ने 3 मिनट 16 सेकंड के समय के साथ छठा स्थान हासिल किया। मध्य प्रदेश के पोल वॉल्ट एथलीट कुलदीप कुमार ने पहले इंडियन इंडोर ओपन कंबाइंड इवेंट्स और पोल वॉल्ट प्रतियोगिता के पहले दिन 5.41 मीटर की ऊंचाई पार करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। 21 साल के कुलदीप कुमार अपने पहले इंडोर टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में जीतने वाली छलांग लगाई। उन्होंने पिछले साल मध्य प्रदेश के ही एक और एथलीट देव कुमार मीना द्वारा बनाए गए 5.40 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ा। वहीं बैडमिंटन के थॉमस कप फाइनल्स में भारत को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल मुकाबले में फ्रांस ने भारत के खिलाफ 3-0 से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई। लक्ष्य सेन का नहीं खेलना भारत को भारी पड़ा और HS प्रणय भी आयुष शेट्टी और किदाम्बी श्रीकांत की तरह हार गए। प्रणय को दुनिया के 7वें नंबर के खिलाड़ी टोमा जूनियर पोपोव के हाथों 19-21, 16-21 से हार का सामना करना पड़ा। पूरी तरह से इस एक तरफा मुकाबले में भारत एक भी गेम जीतने में नाकाम रहा। 2022 की चैंपियन टीम भारत ने सेमीफाइनल में पहुंचकर एक कांस्य पदक पक्का कर लिया था। इस तरह इस पदक से भारत के साल 1952, 1955, 1979 में जीते कांस्य पदकों में इजाफा हुआ है। वहीं फ्रांस इस जीत के साथ फाइनल में पहुंचने वाला दूसरा यूरोपीय देश बन गया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।